जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएम एकेडमी ऐप पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज जो है उस पर वो शुरू कर रहे हैं। तो जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरीके से याद है या नहीं, पता है या नहीं, ये हमें पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब हम टेस्ट सॉल्व करेंगे और टेस्ट में हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से देखने को मिलेगा। अब टॉपिक वाइज तो हमने टेस्ट ऑलरेडी देखी हुई है, काफ़ी सारे टेस्ट मैंने ऑलरेडी लिए हैं जो टॉपिक वाइज हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम जनरलाइज देख रहे हैं, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब पर कॉमन टेस्ट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, मतलब मोर देन 100 क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो एमसीक्यू के ज़रिए भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कोर्सेस आ रहे हैं एमएम एकेडमी ऐप पर वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और इसीलिए अगर किसी ने एमएम एकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट। और जो कट ऑफ है आज का वो हम रखने वाले हैं 14 पर। अगर आपको 14 से ज़्यादा मिलते हैं मतलब आपने कट ऑफ जो है वो क्लियर किया है। अब आपको मार्क्स भी काउंट कैसे करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर 10 क्वेश्चन है तो आपने 5 सही दिए हैं 5 गलत दिए हैं तो आपके 10 मार्क हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो गलत हो रहे हैं उसमें से भी 0.66 पर क्वेश्चन आपको सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। फिर आप देखिए कि आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं। और ये इसका फर्स्ट सेट है, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो ऐसे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये फर्स्ट सेट है, इसीलिए ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा सबके लिए फ्री। और जो बाकी के सेट्स रहेंगे और ऐसे 10 से 12 सेट्स आएंगे जहाँ पर 150 के आसपास हम टोटल क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जिससे कि आने वाली जो एग्ज़ाम है और आगे आने वाली भी जितनी भी एग्ज़ाम्स रहेगी उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर पहला आ रहा है कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, मतलब इसमें हिंसा जो है बिल्कुल नहीं हुई थी, अहिंसक आंदोलन था। दूसरा है कि ये शुरू हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के लीडरशिप में हुई थी। और तीसरा है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी, ठीक है, एक सहज आंदोलन था। और चौथा है कि इसने जो लेबर क्लास है उसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया था। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि नॉन वायलेंट नहीं बल्कि वायलेंट हिंसक मूवमेंट बन चुकी थी। हालांकि यहाँ पर पहले जो है शुरुआत महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। लेकिन महात्मा गांधी जी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और अरेस्ट करने की वजह से जो मूवमेंट है वो लीडरलेस हो गई थी। और फिर लीडरलेस होने की वजह से वायलेंस जो है वो भी हमें देखने को मिला था। और ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है। और इसे लेबर क्लास को अट्रैक्ट नहीं किया था, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि लेबर क्लास जो है ये बैकबोन था इस मूवमेंट का। तो इसीलिए यहाँ पर 2 एंड 3 सही जवाब है, मतलब ए जो है वो हमें सही जवाब इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है बेसिकली जो क्रिप्स मिशन है उसके फेलियर की वजह से हुआ था। ये स्क्रीनशॉट्स है जो मैंने लेक्चर लिया था उसके, मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स अवेलेबल है एमएम एकेडमी ऐप पर, तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, जिससे कि आप रिलेट कर सको, आपने जो लेक्चर्स देखे हैं आप रिलेट कर सको कि हाँ किस तरीके से हमने पढ़ा था और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई रीजंस थे, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटिश जो है उनकी जापानीज के वजह डिफीट भी हुई थी। जो जापानीज आर्मी वो इंडियन बॉर्डर पर अराइव कर चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब बैकफुट पर आ चुके थे। राइजिंग इन्फ्लेशन था, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था जो गांधी जी है उनकी लीडरशिप में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी जो है उन्होंने यहाँ पर डू एंड डाई यहाँ पर ये भी किया था। उसी के साथ साथ जो क्विट इंडिया स्लोगन है ये यूसुफ के द्वारा दिया गया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आ जाते हैं, ये भी लेक्चर में कवर हुए हैं। और यहाँ पर गांधी जी के द्वारा चीज़ें जो है वो बताई गई थी और किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यूथ ने पार्टिसिपेट किया था, विमेन ने किया था, वर्कर्स है ना, जो वर्किंग क्लास है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखाया था, पीजेंट्स ने भी किया था। गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर देखें तो पार्टिसिपेशन जो है वो हमें लोअर लेवल पर देखने को मिल रहा था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो गांधी जी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने की वजह से जो मूवमेंट है वो लीडरलेस और डायरेक्शन लेस हो चुकी थी, है ना। उसकी वजह से हमें वायलेंस जो है काफ़ी जगहों पर देखने को मिला था। और एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी, जैसे कि अगर हम कंपेयर करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सबको, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है इसमें बोला गया है कि जो सत्याग्रह है ऑन बिहाफ ऑफ पेजेंट्स ऑफ खेड़ा, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो मेन रीजंस कौन से थे, क्या कारण थे कि यहाँ पर खेड़ा जो है उसमें जो गांधी जी ने यहाँ पर मूवमेंट की थी। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सस्पेंड नहीं किया था ड्रॉट के बावजूद, मतलब जो दुष्काल है, जो सुकाल है वो पड़ा था, उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड नहीं किया था। गांधी जी जो है उन्होंने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया पीजेंट्स के सपोर्ट में। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट गुजरात में इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, प्रपोज की थी। तो इसीलिए यहाँ पर गांधी जी जो है उन्होंने ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज की। तो करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जो है ये बिल्कुल सही है, यही एक मेन रीज़न था। दूसरा बट ऑब्वियस है, बिल्कुल सही है, ये लॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो एकदम आसान स्टेटमेंट है समझने के लिए। तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है, इसका कोई लेन देना नहीं था। तो इसीलिए इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खेड़ा के टाइम पे मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट है उस प्रेजेंटेशन का जो वीडियोस मैंने लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉप्स जो है वो फेल हो चुके थे। अब यहाँ पर ये बोला तो गया था एज पर रेवेन्यू कोड, अगर क्रॉप्स फेल हो जाते हैं तो फार्मर जो है उनको रेमिशन यहाँ पर मिलेगा, है ना। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने तो और ज़्यादा यहाँ पर मांगना शुरू कर दिया, दुगना लगान देना पड़ेगा। तो गांधी जी जो है उन्होंने बोला कि भैया पे मत करो। ये फर्स्ट हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिलती है खेड़ा के वहाँ पर। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 का, इसमें हमें देखने को मिला खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहाँ पर जो फार्मर्स है उनके क्रॉप्स फेल हो गए थे ड्रॉट की वजह से। और उस वजह से ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने उनको रेमिशन देने के बजाय उन्होंने और ज़्यादा मांग करना शुरू कर दी थी। और इसी के चलते गांधी जी जो है उन्होंने वहाँ पर गए और लीड किया और फिर उनको वहाँ पर राहत दिलाई। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली थी, है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी हमें देखने को मिले। उसी के साथ साथ यहाँ पर याग्निक देखोगे, बैंकर देखोगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर की हुई है, तो आपको याद आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो स्टैब्लिश की गई डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स में पूछा गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हम मिक्स लेंगे, जो पहले पूछे गए हैं वो भी लेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी लेंगे, जिससे क्या है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक आइडिया जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आता है, पहला स्टेटमेंट मतलब पहली पार्टी आती है पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन सी पार्टी स्टैब्लिश की गई थी अम्बेडकर जी के द्वारा। तो इसमें अगर हम देखें फर्स्ट जो है वो इनके द्वारा नहीं की गई थी, ये इनके द्वारा की गई थी, ये भी इनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जवाब हमें बी जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ BR अम्बेडकर 15 अगस्त 1936 को। इन्होंने ब्राह्मणिकल और कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो है उसको अपोज किया था और जो कास्ट सिस्टम है उसे डिसमेंटल करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है ये ऑर्गेनाइज की गई इंडियन फाउंडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर 1942 में, है ना। ये हमने जो सोशल मूवमेंट्स है उसमें कवर किए थे कि कौन कौन सी मूवमेंट जो अम्बेडकर साहब है उनके द्वारा फाउंड की गई है। तो उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और भी यहाँ पर डिटेल्स है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम आ सकती है, ठीक है। तो मतलब उनके कौन कौन से काम रहे हैं। उसी के साथ साथ 1938 में ILP जो है सपोर्ट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने एक मार्च भी ऑर्गेनाइज की थी, तो ये भी चीज़ हमने कवर की हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे मीटिंग जो है हेल्ड की गई थी नागपुर में 1 अक्टूबर 1957। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और जो फर्स्ट यहाँ पर थी पेजेंट्स एंड वर्किंग पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये जो है ये हमें महाराष्ट्र के वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हो पेजेंट्स एंड वर्किंग पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये भारत की किसान मजदूर पार्टी, ठीक है, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। फाउंड की गई थी 1948 में, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ लीडर जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको जो मतलब महाराष्ट्र से रिलेटेड लीडर्स हैं उनके नाम तो आपको पता ही होंगे। तो इस तरीके से हमें पार्टी के बारे में देखने को मिलता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखिए, एक तो क्या हो रहा है, आपके फ़ायदा क्या होगा। ये जो हम यहाँ पर MCQs देख रहे हैं इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला तो फ़ायदा ये है कि आपका रिविजन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। दूसरा आपका ये है कि आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी तरह क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि सब कॉन्फिडेंस का खेल होता है। कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है तो सब अच्छा होता है। तो यही MM एकेडमी जो है उसका एक मोटो है कि आपको पूरी तरीके से सक्षम बना दिया जाए, वो हो साइकोलॉजिकली हो या फिर वो एकेडमिक साइड से हो। तो एकेडमिक साइड से तो हम इतने क्वालिटी लेक्चर्स में आपके लिए ला रहा हूँ, उससे तो हो ही जाएगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो इंटरेक्शन, ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना, तो इससे सब हो ही जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इतने बार एग्जाम्स में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, यूपीएससी बोलिए या फिर अलग अलग जितनी भी एग्जाम्स होती है, स्टेट पीएससी बोलिए, काफ़ी सारी स्टेट पीएससी में पूछा गया एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये जो अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही कौन सा है आपको पहचाना है। तो इसने रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किया था इंडियंस पर ऑन सर्टन टू कैरी आर्म्स बाय इंडियंस, मतलब इंडियंस जो है वो यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए थे कि यहाँ पर आप जो हथियार है वो नहीं ले जा सकते हो। दूसरा यहाँ पर इम्पोजिशन जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर मैगजीन जो इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश होती है। तीसरा यहाँ पर है कि डिसक्वालिफिकेशन जो है इंडियन मैजिस्ट्रेट का विद रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ यूरोपियंस रिमूव कर दिया गया, मतलब कि जो यूरोपियन लोग हैं उनका ट्रायल अब यहाँ पर इंडियन जजेस भी कर सकेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ड्यूटी है इंपोर्टेड कॉटन क्लोथ्स पर वो रिमूव कर दी गई थी। तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, तो सिर्फ तीसरा इसमें सही देखने को मिलता है। तो बी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है, बेसिकली क्या हुआ था कि जो यूरोपियन जज थे, ठीक है, यूरोपियन जज थे, वो यूरोपियन जो लोग हैं उनका भी ट्रायल कर सकते थे, इंडियन का तो कर ही सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इंडियन जज देखें तो वो सिर्फ इंडियन का ही कर सकते थे, यूरोपियन का नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर एल्बर्ट बिल की वजह से क्या हुआ, जो इंडियन है वो भी अब यूरोपियन का कर पा रहे थे, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो गए थे। तो इसीलिए इसका सिर्फ 3 जो है वो सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्बर्ट बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1883 में ड्यूरिंग द वॉइसरॉयशिप ऑफ रिपन, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और ये एल्बर्ट जो है उनके इस पर रखा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्क्रीनशॉट है वीडियो का, जो मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियन जज है वो सिर्फ यूरोपियन का ट्रायल कर सकते थे, लेकिन जब इनका शुरू हो गया तो फिर इन्होंने बोला कि विद्रोह, अब यहाँ पर विद्रोह जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ब्राह्मो समाज जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसने आइडल्ट्री जो है उसे यहाँ पर अपोज किया था। दूसरा है कि जो प्रिस्टली क्लास है, ठीक है, और यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट जो है फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट वो डिनाई कर दिया था, कि मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार कर दिया था, कि मतलब कॉमन इंसान जो है वो भी समझ सकता है कि टेक्स्ट में क्या लिखा है। तीसरा है कि इन्होंने जो डॉक्ट्रिन है ऑफ वेदास आर इनफैलिएबल उसे पॉपुलराइज किया। मतलब क्या है कि जो सिद्धांत को लेकर, ठीक है, लोकप्रिय बनाया कि वेद जो है वो अचूक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सी जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राह्मो समाज, ठीक है, ब्राह्मो समाज के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ब्राह्मो समाज जो है वो कोई भी ऑथोरिटी ऑफ द वेदास जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता था, हैज़ नो फेथ इन अवतार, या फिर डज नॉट इंसिस्ट इन बिलीफ ऑफ कर्मा, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये मतलब लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई हुई है। और किस तरीके से बताई है, इस तरीके से, ये एक स्क्रीनशॉट है जो लेक्चर मैंने लिया था उसका। तो फीचर जो है ब्राह्मो समाज का, उन्होंने इनकारनेशन जो है उसे डिस्कार्ड कर दिया था कि सिर्फ एक भगवान है और कोई भी इनकारनेशन मतलब अवतार जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और उसी के साथ साथ कास्ट सिस्टम जो है क्रिटिसाइज किया था, इक्वालिटी को उन्होंने बिलीव किया था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा जो है मतलब कोई भी डेफिनेट स्टैंड उन्होंने नहीं लिया था इस पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये उन्होंने इंडिविजुअल पे छोड़ दिया था कि वह डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा जो है वो नहीं लिया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉन्शियसनेस और फिर आइडल वर्शिप है ना, बिलीव्ड इन वर्शिपिंग ऑफ इटर्नल बीइंग इंस्टेड ऑफ आइडल। तो इसीलिए यहाँ पर मीनिंगलेस रिचुअल्स हो गए, आइडल हो गए, मतलब मूर्ति जो होती है उसके लिए उन्होंने ये नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देखो कि राजा राम मोहन रॉय जो है उनके द्वारा फाउंड किया गया था, है ना। और बाकी फिर ये जो ब्राह्मो समाज है ये इनके बाद भी चलता रहा था। काफ़ी सारे लीडर्स थे जिन्होंने ये जो आइडियोलॉजी है इसे आगे बढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन कौन से रिकमेंडेशन नेहरू रिपोर्ट में दिए गए हैं। तो पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया में कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जॉइंट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो रहना चाहिए। और तीसरा है प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट का वो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचानना है। इनकरेक्ट मतलब क्या कि जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, नेहरू रिपोर्ट जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हो जाता है गलत, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस जो है उसकी बात की गई थी। दूसरा अगर आप देखोगे जॉइंट इलेक्टोरेट बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है सी, क्योंकि सिर्फ पहला गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है, बाकी दोनों जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेहरू रिपोर्ट है, मतलब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है फेब 1928 में हुई थी। साइमन कमीशन आया था ना, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन में रिकमेंडेशन दिए और सभी उसमें वाइट थे, तो साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। फिर चैलेंज किया गया कि इंडिया में इंडियंस जो है वो उतने सक्षम ही नहीं है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। चैलेंज दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, ये हमें लीडर जो है वो देखने को मिले, है ना। स्क्रीनशॉट है जो लेक्चर से उसके। अब यहाँ पर आप देखोगे नेहरू रिपोर्ट 1928 फाइनलाइज की गई। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो पहले ही यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस जो है वो हमें देखने को मिलता है, सेल्फ गवर्निंग यूनिट रहेंगी। उसी के साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो रिजेक्ट कर लिया गया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो हमें देखने को मिला, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स जो है, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ये इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें देखने को मिले। उसी के साथ साथ फुल प्रोटेक्शन जो है कल्चरल और रीजनल इंटरेस्ट का वो हमें देखने को मिला, और रेसिडुअली पावर, लिंग्विस्टिक प्रोविंस, ये सब देखने को मिले, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है सेंटर और प्रोविंसेस पर वो हमें देखने को मिला। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिया गया था। सेंटर में गवर्नर जनरल रहेगा जो अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट उसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। फिर गवर्नर अगर हम देखें तो प्रोविंशियल काउंसिल यहाँ पर 5 साल की ये रहेगी। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला था। सारे ही ये स्क्रीनशॉट है हमारे लेक्चर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो वो भी यहाँ पर दी हुई है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। चलिए अगले इस पर पढ़ते हैं। लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला है कांग्रेस जो है उसने रिजोल्यूशन पास किया था डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा है जो रिफ्ट है, रिफ्ट एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की, वो इस सेशन में रिजॉल्व की गई थी। और एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें 2 नेशन थियरी जो है इस सेशन में रिजेक्ट की गई थी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस हुआ था। आपको अगर याद हो इससे 2 साल पहले डोमिनियन स्टेटस जो उसकी मांग की गई थी। मतलब अगर आप देखो 1927 साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। लेकिन जो यंग लीडर्स थे, है ना, पूरा लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, जो यंग लीडर्स थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, जो नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेना चाहिए। फिर उसके बाद ये बोला गया था कि ठीक है, अगर ये मतलब नहीं मानते हैं तो फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। और फिर लाहौर सेशन होता है 1929 का, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। और 26 जैन 1930 पूर्ण स्वराज, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, याद है ना। इसीलिए तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर ली गई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो लागू किए गए 26 जैन को 1950। मतलब रिपब्लिक डे हम 26 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है 26 जैन को सेलिब्रेट किया था 1930। तो इस तरीके से हमें देखने को था। फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पर रिफ जो है ये लाहौर अपना लखनऊ सेशन जो है उसमें हुआ था, लाहौर सेशन में नहीं हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो है ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो जवाब इसका हमें देखने को मिलता है सिर्फ ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल कांग्रेस यहाँ पर नए अवतार में आ गई थी, और फिर उन्होंने यहाँ पर बोला कि अब भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, पूर्ण स्वराज ही चाहिए, इसके सिवा हमको जमेगा नहीं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। 31 दिसंबर न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग जो है फ्रीडम का, वो ये किया गया था। और 26 जैन 1930 फिक्स की गई थी एज ए टाइटल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जैसा मैंने आपको कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्क्रीनशॉट हमारे लेक्चर का, 19 दिसंबर यहाँ पर लाहौर सेशन जो है वो होता है। इसमें अब यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसकी यहाँ पर मांग की गई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे रिजोल्यूशन जो है वो पास किए गए थे, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसे बॉयकॉट करना है, सभी फ्यूचर इलेक्शंस को बॉयकॉट करना है ना। और यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू है उन्हें यहाँ पर बनाया गया था। हालांकि नेहरू को सिर्फ 18 में से 15 वोट अगेंस्ट में मिले थे नेहरू के, फिर भी गांधी जी जो है उन्होंने अर्ज किया था कि जवाहरलाल नेहरू ही यहाँ पर सेशन को हेड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो इसके भी 3 रीज़न जो है हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो काफ़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने डिस्कस किया हुआ है, जिससे कि आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों इसमें फ़ायदा मिले।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो उषा मेहता है उनकी स्ट्रगल किस लिए वेल नोन है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उषा मेहता जो है किस लिए वेल नोन है। तो एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो जो है वो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान या फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसकी लीड की थी। उसी के साथ साथ फॉर्मेशन जो इंटरिम गवर्नमेंट अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें असिस्ट किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है जो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो है वो यहाँ पर चला रही थी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो फर्स्ट यहाँ पर ए जो है वो हमें सही जवाब इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उषा मेहता ये एक गांधीयन और एक फ्रीडम फाइटर थी इंडिया में, और उन्होंने सीक्रेट अंडरग्राउंड जो रेडियो है वो भी यहाँ पर चलाया था। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी कवर किया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट के चैप्टर में। चलिए अगले इस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि टेंडेंसी जो है ऑफ इंक्रीज लिटिगेशन, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो मुकदमेबाजी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। कब? जब यहाँ पर लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। तो जो हिंदी माध्यम के हैं पूरी तरीके से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न क्या है? तो यहाँ पर मेकिंग जमींदार्स पोजिशन स्ट्रॉन्गर, ठीक है, वीज वीज राइट। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ओवरलोड ऑफ जमींदार्स, और तीसरा है जुडिशियल सिस्टम जो है ज़्यादा इफिशिएंट बनाना। तो क्यों बढ़ गए थे? देखिए इसके मेन अगर बेसिक हम कारण देखें ना, इसका कारण हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी सहूलत यहाँ पर दे दी गई थी। मतलब जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए थे अगर किसी को भी केस करना है तो, इसलिए जो गरीब इंसान है वो भी अब स्यू कर सकता था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको काफ़ी आसान तरीके से। और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, लिटिगेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और यहाँ पर हड़पने की जो चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसीलिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना इफिशियंट, मतलब इफिशियंट बनाने के लिए उसमें काफ़ी फ्लॉज आ गए थे, जिसकी वजह से ये लिटिगेशन बढ़ गए थे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो एक भी यहाँ पर हमें सही देखने को नहीं मिलता है, तो डी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परमानेंट सेटलमेंट, जिसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है ना, ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो कॉर्नवालिस कोड जो है वो यहाँ पर लाया गया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्विस पर्सनल को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया था, रेवेन्यू, जुडिशियल एंड कमर्शियल। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमने देखी थी। अलग अलग जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसके लिए कौन कौन से फीचर्स थे, फिर उसी के साथ साथ कौन कौन से उसमें खामियाँ थी, फिर उसके बाद जो महलवारी रॉयतवारी सिस्टम लाई गई थी वो क्यों लाई गई थी, किस तरीके से लाई गई थी, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर में कवर की थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है यूपीएससी में। चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के, जो कि है रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट किसके लिए एम करता है? कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट वॉर एफर्ट्स में, या फिर इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, और यहाँ पर ट्रायल जो है वो होगी नहीं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सप्रेशन जो है खिलाफत मूवमेंट का उससे रिलेटेड है, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें पहला जो है बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ 2 इसका सही जवाब है, तो डी इसका सही जवाब हमें देखने को मिलेगा। ये बिना ट्रायल के यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट, मतलब नो वकील नो दलील, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो रॉलेट एक्ट, ये स्क्रीनशॉट है जो हमने लेक्चर लिया था रॉलेट एक्ट का। तो यहाँ पर क्राइम हुआ था क्या, तो एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पर इम्प्रिजन किए जाएंगे विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, है ना। यहाँ पर नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके से देखने को मिल रहा था। जो लीडर्स थे इंडियन वो ऐसा बोल रहे थे। मेन ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर सप्रेस किया जाए, ठीक है, उनका ये बोलना था, लेकिन किसी को भी पकड़ पकड़ के अब जेल में डाल रहे थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हो, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें दी गई है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही मैं लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम अगले 10 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के देखेंगे। इस तरीके से हम अगर 100 से 150 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री के, तो सफिशिएंट रहेंगे। और ऐसा नहीं कि ये इसी एग्जाम के लिए काम आएंगे, आपको ये हर एग्जाम में काम आते रहेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे उतना ही आपका जो पोर्शन है वो और अच्छी तरीके से रिफाइंड होता रहेगा। आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, आपकी जो आइडिया है वो क्लियर होती रहेगी। इसीलिए ये जो टेस्ट है इनको फॉलो आप ज़रूर कीजिए, और बाकी की जितनी भी टेस्ट रहेगी वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ जो एमएम एकेडमी ऐप है उस पर अवेलेबल रहेगी। तो आप एनरोल कीजिए अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और नए एमसीक्यूज़ के साथ। और अच्छे अच्छे कोर्सेज को देखने के लिए एमएम एकेडमी ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।